अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। देखिए, यूजुअली ये कंसिडर किया जाता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो अगर छोटे छोटे और ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, तो उन सब का मास उस ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। जैसे अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के मामले में ऐसा नहीं होता। मीन्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जिनसे मिलकर न्यूक्लियस बना हुआ है, और उन सब का मास न्यूक्लियस के मास के बराबर आना चाहिए। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंस शो करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियाई और मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। जितने प्रोटॉन्स मौजूद हों, जितने न्यूट्रॉन मौजूद हों, उन सब का मास आप कैलकुलेट करें, फिर आप उसी न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करेंगे तो वो उनमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। इस चीज़ को मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर मतलब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान ये मास जो है ना वो समझ लें थोड़ा डिसअपेयर हो जाता है। इसे हम मिसिंग मास भी कहते हैं या फिर मास डिफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ इक्वेशन से डिस्क्राइब किया गया डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन और माइनस एम न्यूक्लियस। जेड इसमें क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। एम पी क्या है? मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन। तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो है ना वो मास आ गया। उसके बाद ए माइनस जेड क्या है? न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और एम एन एक न्यूट्रॉन का मास, ये टोटल न्यूट्रॉन का मास आ गया। इन दोनों को ऐड करें, माइनस करेंगे किस में से? मास ऑफ न्यूक्लियस जो कि एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया होगा। इनका डिफरेंस जो आएगा वो डेल्टा एम से शो करेंगे, इसे मास डिफेक्ट कहते हैं। अब ये डिफरेंस आता क्यों है? देखें, जब न्यूक्लियॉन्स क्लोज आते हैं और न्यूक्लियस बनाते हैं या कम एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कह लो न्यूक्लियस बनता है, तो वो अपना थोड़ा थोड़ा मास कह लो डोनेट करते हैं। वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस, और वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के तौर पे यानी कि न्यूक्लियस जो है ना वो उसके अंदर वो सारे फिर बाउंड हो जाते हैं। यानी वो जो बाइंडिंग एनर्जी है उनको बाइंड रखती है। फिर हर न्यूक्लियॉन क्या करता है? अपने मास का कुछ पोर्शन जो है ना वो यहाँ पर गिव अप करता है, और इस तरह से जो वो मास है, मिसिंग मास, वो एनर्जी में चला जाता है। उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मैं एंड पे एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे बहुत सारी बात और क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आगे देखिए, डेफिनेशन लिखी हुई है मास डिफेक्ट की। मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस इन मासेस बिटवीन द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी जो है वही जो मिसिंग मास हमने कहा था, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। ये आप आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्केयर। तो यहाँ पर E जो है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी देखें, BE लिख दिया हमने, और डेल्टा एम और सी स्केयर। डेल्टा एम की वैल्यू जो आपने अभी ऊपर लिखी है ये यहाँ सारी, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ लिख दें। तो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन और माइनस एम न्यूक्लियस। तो सी स्केयर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी आपको ये बताएगी कि वो जो मिसिंग मास था वो किस में चला गया? एनर्जी में। और वो एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को एक जगह पर इकट्ठा रखने के लिए चाहिए थी, वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो ये देखें, अब एक न्यूक्लियस को अगर ब्रेक करना है आपने, यानी न्यूक्लियस आपको वो बाइंडिंग एनर्जी देना होगी। वो जो आपने जो न्यूक्लियॉन्स ने अपना अपना मास गिव अप करके बाइंडिंग एनर्जी क्रिएट की थी, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाएं, सेपरेट हो जाएं, तो फिर आपको उतनी एनर्जी दोबारा पुट करना होगी ताकि उनका जो मिसिंग मास वो पूरा हो सके हर न्यूक्लियन का, और वो फिर सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर, वो बाइंडिंग एनर्जी ही होगी। तो यहाँ अब आगे देखिए, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, जिससे हमें पता चलता है कि एक न्यूक्लियन कितना मास गिव अप करता है। हाइड्रोजन के लिए कोई वैल्यू नहीं है इसकी, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है। देखें, डेल्टा एम ओवर ए, यानी मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन जो है ना यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस जेड एम पी माइनस ए माइनस जेड इंटू एम एन। ये माइनस में आंसर आएगा क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू देखें एम न्यूक्लियस छोटा होता है इन दोनों से। तो देखें यहाँ पर ग्राफ भी प्लॉट किया गया है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन और चार्ज नंबर। चार्ज देखें, स्टार्ट में बिल्कुल देखें हाइड्रोजन का 0, उसके बाद देखें थोड़ा इंक्रीज़ होना शुरू होता है, और फिर उसके बाद देखें आगे चलते चलते ये कर्व जो है ना ये ड्रा की गई है, डिफरेंट एलिमेंट्स इस पे शो करवाए गए हैं, हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक। तो डिफरेंट मास डिफेक्ट आता है, तो जिससे हमें पता चलता है कि इस न्यूक्लियस के पास इतनी बाइंडिंग एनर्जी मौजूद है। और ये बाइंडिंग एनर्जी का भी हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
यानी एक न्यूक्लियन को अगर आपने न्यूक्लियस के अंदर से निकालना है तो कितनी एनर्जी देना होगी, ये भी मेगा वोल्ट के अंदर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जो है ना, यहाँ पर वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखें न्यूक्लियन नंबर है ए। तो इसमें अब देखें ग्राफ, पहले हाइड्रोजन का देखें बहुत कम है, उसके बाद आगे देखें बढ़ना शुरू होता है, हीलियम की कितनी ज़्यादा है, उसके बाद नीचे कम है लिथियम की, फिर आगे ऑक्सीजन वगैरह, फिर चलते चलते आयरन की सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद फिर कम होना शुरू हो गई है। और क्योंकि न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट करने लग जाती हैं, इसलिए देखें बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है पर न्यूक्लियन। यानी आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है बड़े न्यूक्लियस में से एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पर देखें आके और कम हो गई। तो यहाँ देखें सबसे ज़्यादा जो आई है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है फॉर 58 पे, जो कि यूजुअली एक आयरन वहाँ पर कंसिडर किया जाता है, और आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है हमारे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें। और इसी की वजह से देखें जब से अर्थ बनी है और उसकी कोर में सबसे ज़्यादा क्या मौजूद है, आयरन मौजूद है। सारे एलिमेंट्स डिके करते करते एट द एंड किस तक पहुँचते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज़ करने के लिए आयरन तक पहुँचते हैं। और इसमें देखें वो डिक्रीज़ करती है, 58 के बाद डिक्रीज़ होना शुरू होती है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चली जाती है, जहाँ पर मास नंबर 238 है यूरेनियम का है जो कि। तो ये देखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो मैक्सिमम आयरन के लिए है, और बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनकी आगे फिर फर्दर कम होती चली जाती है विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लियन नंबर। तो मास डिफेक्ट जो हाइड्रोजन के लिए बिल्कुल ज़ीरो है। उसके बाद हैवी एलिमेंट्स जो हैं वो जब ब्रेक होते हैं तो लाइटर एलिमेंट या लाइटर फ्यूज़ होकर एक बड़ा एलिमेंट बनाते हैं, तो इस दौरान जो है एनर्जी, ये जो बाइंडिंग एनर्जी ये रिलीज़ होती है, यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये फिजन और फ्यूजन एक्शन कहलाते हैं। तो इनका जो है यानी कि आगे चल के पढ़ेंगे भी सही इसके बारे में। तो यहाँ पर अब देखें मास डिफेक्ट जो है वो पर न्यूक्लियन पे कैलकुलेट किया गया है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन बताता है, यानी कि हर न्यूक्लियन ने कितना मास जो है ना वो गिव अप किया है न्यूक्लियस के अंदर आने के लिए। तो अभी मैं वो जो एग्जांपल की बात कर रहा था स्टार्ट में, देखें मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी ये रिलेटेड है, क्योंकि वो मिसिंग मास जो है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब फ़र्ज़ कर लें 4 दोस्त हैं, ये एक सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे आपको बिल्कुल यानी कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। 4 दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि हम इकट्ठे मिलकर एक घर में रहें। अब घर बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है उनको अपने इनकम का जो थोड़ा थोड़ा पोर्शन है वो वहाँ पर गिव अप करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा, तो जिससे वो मिला के जो है एक घर बनाएंगे। अच्छा, उन्होंने अपनी अपनी इनकम में से कुछ पैसे जो है ना वो निकाले और मिला के घर बना लिया। उस घर में वो अब चारों रहने लग गए। अब चारों रहने लग गए तो डेफिनेटली अब फ़र्ज़ करें वो घर में रह रहे हैं, लेकिन अगर कोई चाहता है कि अब वो इस घर से चले जाएं, डेफिनेटली वो कहेंगे आप हमारी पेमेंट दे दें, इतना इतना हमने यहाँ पे खर्च किया है, तो अगर वो आप दे देंगे तो डेफिनेटली हम ये घर छोड़ देंगे। तो इसी तरह जब एक 4 न्यूक्लियन ही कह लें, जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो अपना मास थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करते हैं या गिव अप करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो बाइंडिंग एनर्जी उनको बाइंड रखती है। जैसे उस मकान ने 4 दोस्तों को इकट्ठा रखा, वो मकान पैसों से बना, जो पैसे उन्होंने अपने इनकम से दिए। तो फिर अब अगर फ़र्ज़ करें कोई और आप ऐड करना चाहते हैं, यानी उन 4 लोगों के अंदर एक को 5वां बंदा भी आप ऐड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली जब 5वां बंदा आएगा, जितना खर्चा हुआ है उसकी परसेंटेज निकाल के वो भी अपना हिस्सा डालेगा उसके अंदर, अगर उसने रहना। तो इसी तरह जब एक न्यूक्लियन और आता है, जिन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आता है, तो वो भी अपने मास का कुछ पोर्शन वहाँ गिव अप करेगा, तो फिर आके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो स्टेबल हो सकता है, उसके अंदर रह सकता है। तो इस तरह से यानी कि जब आप उस घर को खाली कराएंगे, डेफिनेटली आपको उतने पैसे देने होंगे जितने उन्होंने खर्च किए हैं। इसी तरह जब एक न्यूक्लियंस को आप चाहते हैं न्यूक्लियस वो बाहर आ जाए, न्यूक्लियस टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो फिर आपको उनका जो मिसिंग मास है, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है इस टाइम, वो आपने प्रोवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फिर ही न्यूक्लियस जो है ना वो ब्रेक डाउन होगा। तो इस तरह से ये मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी आपस में इंटर रिलेट करते हैं। ये हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन दोनों, लेकिन मिला के लॉन्ग बनाया जा सकता है, जिसमें आपको ये दोनों डायग्राम, फिर ये जो ग्राफ है ये बनाना होगा वहाँ पे, और ये सारी चीज़ें। और हीलियम कैंड पे यहाँ तो कल नहीं दिखाया गया, हीलियम का कैलकुलेट करके दिखाया गया, इस फार्मूले में पुट करके बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाई गई है, मास डिफेक्ट भी कैलकुलेट करके दिखाया गया। इसके अंदर आपने वो वैल्यूज पुट करना होगी। जब एक्सरसाइज आएगी फिर मैं वो शो करवा दूँगा। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह रेडियो एक्टिविटी शुरू करेंगे, वो नया टॉपिक है, और उसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन आएगा, फिर आगे चैप्टर एंड की तरफ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।